एवरीवन, आज क्लास 12 फिज़िक्स फार्मूला सीरीज एपिसोड 4 के साथ हम हाजिर हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के देखते हैं। फर्स्ट, बायो सावर्ट लॉ। वेल, आई होप आपने पढ़ा होगा कि दैट डी बी इज़ प्रोपोर्शनल टू आइडियल, डी बी इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, डी बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब जस्ट हमने उसको ज्वाइन करके एक जगह लिख दिया दैट आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर वेयर वी नो प्रोपोर्शनैलिटी साइन इक्वलाइज हुआ, के लगा। अब के इज समथिंग दैट हियर डिपेंड्स on the medium, and for free space k is equal to mu naught upon 4 pi with a value of 10 to the power minus 7 Tesla meter per ampere. Well, what's the value of mu naught here? That means mu naught is 4 pi into 10 to the power minus 7. Now mu naught is permeability of free space, so here it's permeability of free space that we use, and in the electric field we use permittivity of free space. So be very clear with your magnetic and electric field differences. Okay, so in vector form dB is like mu naught I upon 4 pi, the vector product of dl and r upon r cube. Remember, dB is perpendicular to dl and r both, and direction of dB is given by the vector product of dl and r. That means you have to go for this screw rule. If you don't know, I will be telling you definitely. Now SI unit is Tesla for magnetic field. अब मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। वेल, कई एंगल्स एंड ऑल के लिए फॉर्मूले होते हैं, वो सब छोड़ दीजिए क्योंकि बकवास है, आते वाते हैं नहीं वो, तो फालतू में टाइम वेस्ट मत करिए। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट लूप एट इट्स सेंटर, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 ए। रिमेंबर, ए इज द रेडियस हियर। ऑन द एक्सिस म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। वेल, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, नॉट इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बहुत ही लाइक रेयर केसेस में आते हैं ये। अब एम्पियर सर्किट लॉ ये कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज म्यू नाइट टाइम्स द करंट फ्लोइंग टू दैट सर्किट। सो इन वन वे आप मैथमेटिकली कह सकते हो द इंटीग्रल ऑफ बी एंड डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। वेल, मैंने स्टार भी बनाया, वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा है क्योंकि सच में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लाइक हर बार इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आने कन्फर्म है बोर्ड में, तो इस बार भी आएंगे और देखते हैं। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और इन अ वेक्टर प्रोडक्ट यू कैन से फोर्स इज इक्वल टू क्यू एंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वी एंड बी। रिमेंबर, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड बी, and now Lorentz force. This force exists in the region where both magnetic and electric fields are present. That is, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला प्लस मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स का फॉर्मूला दोनों ऐड कर दोगे, यही वैल्यूज आएगी। अब नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या लिखा है मैंने लिखा अ मैग्नेटिक फोर्स डजंट चेंज द किनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, हेंस द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज ज़ीरो। किसी भी केस में मैग्नेटिक फोर्स आपका ज़ीरो ही वर्क डन करता है। वेल, इसके बाद हम केसेस भी चेक कर रहे होंगे, इसके बाद का सेगमेंट और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो लेट्स बिगिन द सेकंड सेगमेंट। तो पहला ही टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, तो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर आप में फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा फॉर्मूला रिमेंबर आपको हो, तो रिमेंबर दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो नाउ इफ योर थीटा इज 0 डिग्री, योर फोर्स इज गोइंग टू बी 0. If theta is 90, force is going to be QVB because sin 90 is maximum, that's 1. That means a maximum force will be applied when theta is equal to 90. Up in the first case, remember the charge particle would not stop. That means charge particle will continue to move along the same path. Okay, that means parallel to the magnetic field. Now case 2, here the magnetic force provides centripetal force. अब मैंने थोड़ा सा डराइव भी किया है यहाँ पे। बल आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको वो वेरी करके दे देंगे, किसी का चार्ज ज़्यादा, किसी का मास नॉल, आपको बताना होगा कहाँ पे रेडियस कम ज़्यादा होगा। वेल, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी, आर की वैल्यू रखी, फिर 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। नोट पॉइंट, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ योर पाथ। रिमेंबर दिस पॉइंट्स, मेनी टाइम्स इट्स आस्क्ड कि क्या फ़र्क पड़ता है आपके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पे अगर वी और आर को ऐसे ऐसे वेरी करते हैं, गलती होती है कई बार। बल्कि केस 3, थीटा कोई भी आर्बिट्रेरी एंगल हो, यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं हम,
You have heard about vector hopefully. V parallel, that will be V cos theta. V perpendicular, that will be V sin theta. Now V पैरेलल जो होगा वो फोर्स तो लगा नहीं पाएगा. दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका है चार्ज पार्टिकल उसी पाथ के अलॉन्ग मूव करता रहेगा. सेकेंड वाला परपेंडिकुलर वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और आपके पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव कराएगा. अब ये दो कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट एक बहुत ही स्पायरल पाथ होता है, दैट इज हेलिक्स. इस केस का यही इंपॉर्टेंट है. इस केस से न्यूमेरिकल्स आपके बहुत ही आई ही नहीं है अब तक, फॉर ऑनेस्टी आई नहीं है. Well, force on a current carrying conductor in a magnetic field is equal to I will be sin theta I into I and the vector product of L and B. Now force between two parallel current carrying conductor, force per unit length here is very important. Otherwise it will vary as per length. आप बस length से multiply कर दो. Mu naught I1 I2 upon 2 pi r. Here r is the distance between them. Remember, parallel currents attract and anti-parallel repel. Now torque experienced by a current loop in a uniform magnetic field. Well, it's one of the most important topics of your physics. Here torque is equal to, I call it NIBA sin theta, but you can call it like NIB sin theta. And then NIA is equal to your magnetic moment. So torque is equal to MB sin theta. And then torque is equal to vector product of MB. Now remember, यहाँ बहुत एक नोट पॉइंट बताती हूँ आपको. जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो आपका हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है आपका. एंड मैग्नेटिक फील्ड कोई भी डायरेक्शन हो सकती है आपकी. रिमेंबर, आप जब भी यहाँ पे एंगल फाइंड करते हैं, एंगल जो दिया होता है वो नॉर्मल टू द प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में दिया होता है, ना कि प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो रिमेंबर, इफ अब साइन थीटा अगर 90 हुआ तभी तो टॉर्क मैक्सिमम होगा. साइन थीटा 90 कब होगा? जब आपका नॉर्मल टू द प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा. और ये कब होगा? इन द केस जब आपका प्लेन एंड द मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. मे बी कन्फ्यूजिंग साउंड कर रहा हो, बट मैं इस पर एक शॉर्ट्स भी बना दूंगी, होपफुली और क्लियर हो जाएगा. तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए. अगर प्लेन पैरेलल है तो फोर्स मैक्सिमम होगा, प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स आपका मिनिमम होगा. ओके, आई मीन ज़ीरो. वेल, नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो. लेट्स स्टार्ट द थर्ड सेगमेंट हियर. सो हियर बेसिकली हम गैल्वेनोमीटर को स्टडी करेंगे. सी, मूविंग कॉल्ड गैल्वेनोमीटर, आई होप आपने पढ़ा होगा इसके बारे में क्योंकि ये फॉर्मूला सीरीज़ है. तो अगर आप चाहेंगे तो मैं गैल्वेनोमीटर पे स्पेसिफिकली एक अलग वीडियो बना दूँगी, लाइक 15-20 मिनट का, जहाँ आपको पूरी क्लैरिटी भी दे दूँगी इफ़ यू वांट. ओके, सो हियर डिफ्लेक्शन इज़ बेसिकली proportional to current flowing. Now I have regional field के बारे में मैंने डॉट किया है. Don't get confused. I will be explaining to you that. See, note down अगर आप करना चाहें. देखिए, सॉफ्ट आयरन कोर है, सिलेंड्रिकल आपका वो हम आयरन यूज़ करते हैं. ये सारी चीज़ें आपके ना फील्ड को रेडियल बनाती है. रेडियल मीन्स द प्लेन will be parallel to the magnetic field. That means the magnetic moment will be perpendicular to the magnetic field. That means theta will be 90. That means sin theta will be 1 here. So basically it's इसी की वजह से आपको NIBA ही लिखना होता है, लाइक नीबा लिखना होता है. नीबा sin theta नहीं लिखना होता है. और यही जो ये इसी की वजह से आपका डिफ्लेक्शन सिर्फ करंट फ्लोइंग से प्रोपोर्शनल होता है, नहीं तो वो लीनियर स्केल आपको सही मतलब बहुत ही कन्फ्यूजिंग होती क्योंकि थीटा भी एक रोल प्ले कर रहा होता. वेल, अगर वो गैल्वेनोमीटर पे वीडियो आएगा तो और क्लियर हो जाएगा. क्या सेंसिटिविटी देख लीजिए, वोल्टेज वाली हट गई है, इसमें मैंने क्रॉस लगाया. इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू इट. ओके, सो करंट सेंसिटिविटी आई इज इक्वल डिफ्लेक्शन पर यूनिट ऑफ करंट एंड देन NBA upon K. Okay, so conversion. See, if you want to convert into ammeter and what if you want to convert into voltmeter. सी, एमीटर में कन्वर्ट करना है तो स्मॉल रेजिस्टेंस ऐड करना होता है पैरेलल में. वोल्ट मीटर में तो हाई रेजिस्टेंस सीरीज़ में. एमीटर एक शंटेड या फिर लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है. आइडियल एमीटर आपका 0 रेजिस्टेंस चाहता है, आइडियल वोल्ट मीटर वांट्स इन्फिनिट रेजिस्टेंस. Now higher the range of ammeter, lower is the value of shunt. Higher the range of voltmeter required, higher is the value of series resistance. Here एमीटर की रेंज बढ़ती तो है पर घटती नहीं है. क्यों? बिकॉज यू कैन नॉट मेक रेजिस्टेंस नेगेटिव एट ऑल. वेल, अगर ये भी क्लियर ना हो रहा तो वीडियो बना दूँगी गैल्वेनोमीटर पे. बस 3-4 कमेंट्स आ जाए. ओके, द रेंज कैन बी बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द केस ऑफ वोल्टमीटर. ये डिफरेंसेस नोट डाउन कर लीजिएगा.
कंपैरिजन स्टडी बेस्ट स्टडी होती है फॉर्मेट, क्योंकि ये ज़्यादा हेल्पफुल होती है आपके मेमोराइज करने में. होप you like the video. Comment, share, subscribe, because that acts the fuel for me to work better every time. Thank you. Meet you in the next video. Love you all.